बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एएनएन का जो मॉडल है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसको शैप के ज़रिए उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के मॉडल्स को यानी न्यूरल इन जनरल भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स को और स्पेसिफिकली न्यूरल नेटवर्क के जो बेस्ड जो मॉडल्स हैं, उनको अमूमन ब्लैक बॉक्स कंसिडर किया जाता है। और वो अमूमन क्या, बल्कि वो ब्लैक बॉक्स हैं भी। ब्लैक बॉक्स इस सेंस में कि वो मॉडल प्रिडिक्शन तो कर देता है, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन अमूमन प्रोसेस ड्रिवन मॉडल से या जो थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं उनसे उसकी प्रिडिक्शन तो अच्छी होती है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उसने ये प्रिडिक्शन क्यों की है, इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स कंसिडर किया जाता है। तो इस केस में अब यानी उन मॉडल्स को इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स डेवलप हुए हैं रिसेंटली, कुछ रिसेंटली हैं, कुछ पुराने हैं। तो शैप जो है वो उनमें से एक मेथड है, और इस वक्त 2023 में ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स को इंटरप्रेट करने के लिए। शैप जो है ये बेसिकली शैपली वैल्यू के ऊपर बेस करता है। और शैपली वैल्यूज जो है वो शैपली बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, इकोनॉमिस्ट था। 1953 में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और उसको फिर 2012 या 13 में उसको उसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था। हाँ। और शेपली वैल्यूज बेसिकली ये करती हैं कि अगर लेट से एक टीम ने मिलके फुटबॉल खेला है, फुटबॉल का मैच खेला है, और वो आउटपुट जो है वो फुटबॉल के मैच का वो ये है कि या तो वो फुटबॉल मैच जीते हैं या हारे हैं। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि एक उसमें से जो एक लेट से जो मिडफील्ड प्लेयर था, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी या कितनी थी। उसकी कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए टुवर्ड्स विक्ट्री और डिफीट उसने एक मेथड डिवाइस किया था, जिसको उसके नाम के ऊपर शैपली वैल्यूज कहा जाता है। यानी वो शैपली वैल्यूज बेसिकली उस प्लेयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो है। तो बेसिकली जो उसकी थ्योरी थोड़ी सी मैं आपको रफली बता देता हूँ, वो ये है कि आप क्या करें कि आप उस प्लेयर को निकाल दें और दोबारा से मैच खेलें। और दोबारा से मैच, चूंकि टोटल 11 प्लेयर हैं और उसको निकाल के 10 प्लेयर हैं, तो आप दोबारा से मैच एक दफ़ा ना खेलें, आप दोबारा से मैच खेलें यूजिंग ऑल द कम्बिनेशंस ऑफ ऑल द पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स। ठीक है, अगर 10 प्लेयर्स हैं तो उन 10 का जो कम्बिनेशन है, जितने पॉसिबल कम्बिनेशन है, वो शायद 10 टू द पावर 9 शायद कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आप उन तमाम कॉम्बिनेशन के साथ वो मैच खेलें दोबारा, और फिर उन तमाम आउटपुट्स को आप यानी जो है वो देखते जाएं कि मतलब उन तमाम आउटपुट्स का आप एवरेज ले लें। ठीक है, तो वो जो एवरेज होगा वो उस प्लेयर की कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स के मतलब वो आया, उसने मैच जीतने में हेल्प की है या कितनी हेल्प की है, या हेल्प नहीं की तो कितनी उसने हेल्प नहीं की। तो ये बेसिकली शैपली वैल्यूज हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यानी 10 टू द पावर 9 टाइम्स मैच खेलना इम्पॉसिबल है। और जब हम यानी इसको अगर मॉडल की सेंस में मशीन लर्निंग मॉडल के सेंस में बात करें, तो इसमें ये है कि अगर आपके पास 10 फीचर्स हैं, जैसा कि हमारे पास इस डेटा में 12 फीचर्स हैं, तो उन 12 फीचर्स में से आप एक फीचर की कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस एक फीचर की कितनी कंट्रीब्यूशन थी फॉर प्रिडिक्शन। तो वो क्या यानी शैपली वैल्यूज के ऊपर एग्जैक्टली वो मेथड क्या कहेगा कि आप उस एक फीचर को निकाल दें और दोबारा से मॉडल को ट्रेन करें, और दोबारा से मॉडल को ट्रेन करें यूजिंग ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ दोज 11 रिमेनिंग फीचर्स। कभी किसी को पहले ले लिया, कभी किसी को दूसरे नंबर पे ले लिया, कभी किसी को कुछ कर लिया, मतलब उनकी जो कॉम्बिनेशन है उसको चेंज करें और ट्रेन करें। आप एक एक को, और जब फिर जो मॉडल का आउटपुट है फॉर ऑल ऑफ दोज कॉम्बिनेशन उसको एवरेज कर लें, तो वो उस एक फीचर की कंट्रीब्यूशन होगी। और इस तरह से आप तमाम फीचर्स की कंट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इस तरह से हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को मिलियंस ऑफ टाइम्स या बिलियंस ऑफ टाइम्स हम ट्रेन नहीं कर सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ये था एक्चुअली शैपली वैल्यूज की बेस के ऊपर फीचर की एट्रीब्यूशन वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो शैप जो है वो अप्रोक्सीमेशन है ऑफ शेपली वैल्यूज। अगर आप गूगल करें शैप को, तो शैप की जो डेफिनेशन है या उसके जो एब्रीविएशन है, जिन वर्ड्स का वो एब्रीविएशन है, वो है शैपली एडिटिव अप्रोक्सीमेशन। यानी बेसिकली ये अप्रोक्सीमेशन है उन शैपली वैल्यूज का। तो शैप जो है ये तकरीबन 2016-17 में एक पेपर आया था, और उस पे में इस बंदे स्कॉट लुंडबर्ग नाम है उसका, वो उसने इस वक्त आई थिंक वो फेसबुक के साथ लिंक्ड है, उसने ये मेथड जो है ये डिवाइस किया था फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट के साथ, आई डोंट नो। तो
ये शैप जो है इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड है। हम इसको यूज़ करेंगे हमारा जो एएनएन का जो मॉडल है, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले उसकी प्लॉट्स जो है आपको ये बताऊंगा कि उसकी प्लॉट्स को ड्रा कैसे करते हैं, और उसके बाद मैं आपको उन प्लॉट्स को थोड़ा बहुत इंटरप्रेट भी आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ इंटरप्रिटेशन, और लेट्स से इसकी टाइटल भी मैं रख लेता हूँ इंटरप्रिटेशन। ओके। अब इसमें सबसे पहले जो मैं करूँगा, जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें ट्रेन्ड मॉडल चाहिए। शैप जो है वो ट्रेन्ड मॉडल को एक्सप्लेन करेगा। आप अनट्रेन्ड मॉडल को भी एक्सप्लेन कर स मतलब सॉरी, अनट्रेन्ड मॉडल को तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते शैप के ज़रिए। आप दूसरे मेथड से बहरहाल वो एक्सप्लेन करते हैं उसको। लेकिन ये है कि अनट्रेन्ड मॉडल को तो एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम ट्रेन्ड मॉडल चाहिए। अब ट्रेन्ड मॉडल को 2 तरीके हैं, या तो ये है कि हम अभी ट्रेन करें मॉडल को, और या फिर ये है कि हमने पहले से ट्रेन किया हुआ है, हम उस ट्रेन्ड मॉडल को इस्तेमाल करके जो है ना उसको इंटरप्रेट करें। अब मतलब मैं आपको जो मेथड बताऊँगा वो ये है कि हमने जो पहले लास्ट वीडियो में जो हमने हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन की थी, तो उस दौरान जो बेस्ट मॉडल आया था हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। यानी वो मॉडल को लोड करेंगे उसकी कॉन्फ़िग फ़ाइल से, उसके पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे विद द बेस्ट पैरामीटर्स, और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। आप पैरामीटर मॉडल को दोबारा यानी दोबारा से बिल्ड करके, ट्रेन करके और फिर इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फिर ये है कि पहले से ट्रेन मॉडल को आप यानी लोड करके अपडेट उसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन पहले से लोड उसका बेहतर ये है कि आपको मतलब आप जब उस फाइल को बार-बार रन करेंगे, तो बार-बार वो ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोडिंग और अपडेटिंग ऑफ मॉडल इज़ मतलब वो तो चंद सेकंड्स में हो जाता है। लेकिन ये कि ट्रेनिंग जो है वो बहरहाल टाइम कंज्यूमिंग है, और चूँकि बाज़ औक़ात हमें फ़ाइल जो है वो बार-बार रन करनी होती है, तो इस वजह से हम जो है वो ट्रेन्ड मॉडल ही इस्तेमाल करेंगे। हम अभी रियल टाइम में दोबारा से मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो मॉडल है वो हमने जो पहले उसमें एचपीओ के दौरान जो हमारा जो बेस्ट मॉडल था, वो इस बेस्ट फ़ोल्डर में है, और ये है वो बेस्ट मॉडल। तो इस बेस्ट मॉडल का जो पाथ है वो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और ये पाथ जो है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और इसके बाद जो इसकी कॉन्फ़िग पाथ होगा, जो कॉन्फ़िग का पाथ है, सी पाथ इज़ इक्वल टू ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन। ठीक है, ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन, और वो पाथ और उसके अंदर config डॉट जेसन। बेसिकली हमें ये जो इसके अंदर इस फोल्डर में ये जो config फाइल है इसको हमें लोड करना है, ताकि हम मॉडल को इस config फाइल से लोड कर सकें। और उसके बाद हम ए फॉर वाटर का जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ए फॉर वाटर डॉट फंक्शनल इंपोर्ट मॉडल। हम यहाँ पे फंक्शनल एपीआई इस्तेमाल करेंगे इसकी, क्योंकि फंक्शनल एपीआई जो है वो शैप के साथ ज़्यादा इजी है यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू मॉडल सब क्लासिंग एपीआई। उसके बाद हम इस मॉडल को इनिशियलाइज़ करेंगे, और वो हम यानी जैसे पहले कर रहे थे, पहले हम इस तरह से कर रहे थे, अब हम करेंगे मॉडल डॉट फ्रॉम config फाइल, और यहाँ पे हम उसको config फाइल का पाथ जो है वो जो ये पाथ है वो देंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो मॉडल है, हमें वो मॉडल का आर्किटेक्चर सेट करने की डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल का आर्किटेक्चर जो है वो वो इस config फाइल के अंदर बेसिकली इसके अंदर उसका आर्किटेक्चर जो है वो हुआ हुआ है। ये बेसिकली वो हमारा जो मॉडल है, ये उसका आर्किटेक्चर है। तो वो यहाँ से ही इसके आर्किटेक्चर को रीड करके मॉडल को बिल्ड कर देगा। तो अब मॉडल जो है वो हमने जब बिल्ड कर लिया है, उसके बाद हमने मॉडल के जो अ, यानी जो वेट्स हैं वो अपडेट करने हैं, क्योंकि जब बिल्ड होता है तो उस वक़्त उसके जो वेट्स हैं वो रैंडम होते हैं। तो वेट फाइल जो है वो हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, वो है os.path.join। तो वो ये जो पाथ था इसके अंदर वेट्स, और यानी ये जो पाथ था बेसिकली, इस पाथ के अंदर ये वेट्स फोल्डर, और वेट्स फोल्डर के अंदर ये जो लास्ट वेट है ये हमने यूज़ करने हैं। तो इसका पाथ जो है एग्जैक्टली मैं यहाँ पे दूंगा, और ताकि हमारे मॉडल के जो वेट्स हैं वो अपडेट हो जाएं, और यहाँ पे वेट फाइल इज इक्वल टू डब्ल्यू पाथ।
तो अब इस तरह से अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मॉडल जो है हमारा बिल्ड होगा और उसके बाद उसके पैरामीटर्स भी अपडेट हो जाएंगे। मतलब ये है कि हमें ये बार बार मॉडल ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम ट्रेंड मॉडल ही उसको जो है वो यूज़ करेंगे। और अब चूंकि ये जो काम हो रहा है ये सारे का सारा ये मॉडल जो मॉडल को लोड किया जा रहा है, तो मैं इसको एक फंक्शन में लिख देता हूँ। फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ गेट फिटेड मॉडल। और फंक्शन के अंदर जो है वो मैं इनको मतलब एक स्पेस छोड़ के, और ये फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन जो है ये जो लोडेड मॉडल है, बेसिकली ये मॉडल वही, यानी इस वक्त ये जो मॉडल है ये उसी तरह ही है जैसे अभी हमने ट्रेन किया हुआ है, जैसे हम अभी ट्रेन करें। लेकिन ये है कि इसको हमें ट्रेन नहीं किया, हमने इसको पहले से ट्रेन किया हुआ, तो अभी ये नहीं, हमें दोबारा ट्रेन नहीं करना पड़ा। तो ये फंक्शन जो है ये गेट फिटेड मॉडल जो है ये हम इधर यूटिल्स में रख लेंगे, और यूटिल्स में से फिर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके यहाँ पे जो मॉडल है ये हमने यहाँ पे इसको इधर टॉप पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है। आप बेसिकली ये गेट फिटेड मॉडल की जगह आप मॉडल को ट्रेन और प्रिडिक्ट भी कर मॉडल को बिल्ड और फिट भी कर सकते हैं उसी तरह से, जैसे हमने यहाँ पे ये जो MLP वाली फाइल थी, इसमें जिस तरह से हमने इसके टॉप में मॉडल को यहाँ पे बिल्ड किया था और उसके बाद मॉडल को ट्रेन किया था, आप ये काम भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में हम वो जो फ्रॉम जो फिटेड मॉडल है ऑलरेडी उसको वो करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम ये कर रहे हैं फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट गेट फिटेड मॉडल। और गेट फिटेड मॉडल जो है वो हमें रिटर्न करेगा एक ट्रेंड मॉडल जो ऑलरेडी फिटेड जो फिट हो चुका है, जो ऑलरेडी, यानी फिट का मतलब है कि ऑलरेडी ट्रेन हो चुका हुआ है मॉडल, उसके पैरामीटर जो है वो ट्रेंड पैरामीटर्स हैं, ऑप्टिमाइज हो चुके हुए हैं या कैलिब्रेट हो चुके हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो मॉडल हमें इसकी प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो हम ये जो डाटा सेट है, गेट डाटा सेट हमने फंक्शन पीछे लिखा था, हम उसी उसको इस्तेमाल करेंगे गेट डाटा सेट, और उसके ज़रिए हम अपना डाटा सेट जो है वो प्रिपेयर करेंगे और उसको जो है वो अपने मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो हम चेक करेंगे ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा। तो यानी बेसिकली ये चीज़ स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास जो अभी ये जो ट्रेन मॉडल है, जो कि हमने अभी ट्रेन नहीं किया, पहले ट्रेन किया था इसको, जो उसको हमने लोड किया है, इसकी टेस्ट या ट्रेनिंग के ऊपर जो प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस है वो उसी वो मतलब अच्छी वो उसी तरह ही है जैसे, यानी मतलब वो ये नहीं है कि वो रैंडमली कुछ भी वैल्यूज जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इसका जो जो कोड था वो हम इधर से जो हमने HPO में लिखा हुआ था, हम वही कोड जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं उसके लिए, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। तो रिग्रेशन मैट्रिक्स जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम सेक मैट्रिक्स इंपोर्ट रिग्रेशन मैट्रिक्स। और उसके बाद ये जो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, हाँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट से हम टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट प्रिडिक्शन जो है वो किसके बराबर है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसको हम देंगे एक्स टेस्ट। ठीक है। जब हम ये करेंगे तो हमारा मॉडल जो है वो टेस्ट डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन हमें दे देगा, और उसके बाद हम उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसकी जो आर स्क्वेयर है टेस्ट डेटा के ऊपर 0.987, जो कि उतनी ही थी जब हमने उसको उस वक्त वो किया। तो इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली एक ठीक मॉडल जो है उसको अपडेट उसको लोड करके कन्फिग फाइल से और उसके पैरामीटर्स को अपडेट कर लिया है। अच्छा, अब शैप में जो तरीक़ाकार है उसका यानी हम यानी जो अ, उसको तीन तीन मेथड्स हैं मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, या एटलीस्ट डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। एक है डीप एक्सप्लेनर, उसके अलावा है कर्नल एक्सप्लेनर, और यहाँ पे हमने तीनों मेथड ही किए हुए हैं बेसिकली, ये डीप एक्सप्लेनर, कर्नल एक्सप्लेनर और ग्रेडियंट एक्सप्लेनर। तो डीप एक्सप्लेनर और ग्रेडियंट एक्सप्लेनर जो हैं ये बेसिकली डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए हैं, यानी न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स के लिए हैं। हमारा भी जो है न्यूरल नेटवर्क ये उनके लिए स्पेसिफाइड है। और कर्नल एक्सप्लेनर जो है ये किसी भी मॉडल के लिए है, यानी किसी भी मॉडल, चाहे वो डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, कोई भी मॉडल है, डजंट केयर अबाउट इट।
तो वो कर्नल एक्सप्लेनर जो है वो उस मॉडल को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले जो है हम डीप एक्सप्लेनर की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ काम करना है, और वो ये करना है कि हमारे पास इस वक्त जो ये जो एक्स ट्रेन है, ये इसकी मैं अगर टाइप चेक करूं, तो ये एक्स ट्रेन जो है ये नमपाई का एरे है, और इसकी जो शेप है वो 74 इसमें कॉलम्स हैं, और इन 74 कॉलम्स में से 48 कॉलम जो हैं दैट रिप्रेजेंट वन फीचर, और उसी तरह से जो अ, बाकी जो हैं, यानी 16 कॉलम जो हैं दैट रिप्रेजेंट अनदर फीचर जो डाई थी। तो यानी टोटल हमारे पास असल में 12 इनपुट फीचर्स थे, लेकिन जब हमने इनको वन हॉट इनकोड किया तो वो 74 हो गए। क्योंकि ये जो मॉडल जो हमने ट्रेन किया था जब, तो उस वक्त भी हमने 74 फीचर्स के ऊपर ही ट्रेन, यानी 74 कॉलम्स के ऊपर ट्रेन किया था, तो इसलिए हमें हमारा डाटा जो है वो इसी तरह का ही होना चाहिए, 74 कॉलम्स का ही होना चाहिए इससे प्रिडिक्शन करने के लिए। तो डीप एक्सप्लेनर को इस्तेमाल करने के लिए हम जो कोड है वो इस डीप एक्सप्लेनर क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम शैप। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट में हम फ्रॉम शैप इंपोर्ट डीप एक्सप्लेनर, तो ये डीप एक्सप्लेनर को हम इंपोर्ट करेंगे, और उसके बाद डीप एक्सप्लेनर को हम बताएंगे जो मॉडल डॉट अंडरस्कोर मॉडल है ये हम इसको देंगे। आप वो अगर आर्टिकल देखें जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, यानी क्या कह लें, फंक्शनल एपीआई और सब क्लासिंग एपीआई में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये जो अंडरस्कोर मॉडल है आपको इसको समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे मॉडल डॉट अंडरस्कोर मॉडल क्यों दे रहे हैं। साथ में हम इसको ट्रेनिंग डाटा भी दे रहे हैं एक्स ट्रेन। तो एक्स ट्रेन जो है वो, हम अगर इसकी टाइप चेक करें एक्स ट्रेन, बल्कि अभी हमने चेक किया ये नमपाई अरे है। तो अब हम ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है डीप एक्सप्लेनर क्लास को हम इनिशियलाइज कराएंगे, और ये जो इसने हमें रिटर्न किया है ई एक्स पी, तो यानी ई एक्स पी जो है ये डीप एक्सप्लेनर का यानी उसका इंस्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा है, हमने इस EXP को इस्तेमाल करके जो शेप वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट, उनको कैलकुलेट करना है, या वो हमें वो रिटर्न करेगा। तो ई शेप वैल्यूज़ हैं उसको हम SV कह देते हैं। तो उसके बाद EXP डॉट शेप वैल्यूज़, और शेप वैल्यूज़ को हमने जो है वो टेस्ट डेटा देना है, और टेस्ट डेटा जो है हमारे पास ये है। तो इस तरह से हम इसको यानी जो टेस्ट डेटा है, मतलब टेस्ट डेटा के ऊपर हम जो शेप वैल्यूज हैं वो हम दे रहे हैं। यानी इसको इस इनिशियलाइज करते वक्त हमने इसको ट्रेनिंग डेटा देना है, और जब हमने शेप वैल्यूज इधर ये के तो उस वक्त हम इसको टेस्ट, आप इस वक्त भी ट्रेनिंग डेटा दे सकते हैं, लेकिन हम जो है इस वक्त हम टेस्ट डेटा के लिए जो शेप वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूं, तो ये हमें उसकी जो शेप वैल्यूज हैं वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो अब अगर मैं जो इसने रिटर्न की एस वी, अगर मैं इसको चेक करूं टाइप एस वी, तो ये लिस्ट है, और इसकी लेंथ चेक करूं तो इसकी लेंथ जो है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको, मतलब इसका जो फर्स्ट मेंबर है सिर्फ इसमें एक ही मेंबर है। तो एस वी ज़ीरो डॉट, तो ये एक जो इसकी टाइप पहले मुझे चेक करनी चाहिए, इसकी जो यानी टाइप है वो नमपाई अरे है। तो मैं यहाँ पे यानी इसको दोबारा से कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन उसका उस लिस्ट का फर्स्ट मेंबर जो है वो मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ताकि एस वी जो है वो हमारे पास नमपाई अरे आ जाए। तो इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, तो एस वी जो है वो, अगर मैं अब एस वी की टाइप चेक करूँ ये नमपाई अरे है, और एस वी डॉट शेप जो है वो आप देखेंगे उसमें 455/74। अब ये 455/74 क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली शेप वैल्यूज की जो शेप होगी वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी जो आपने उसको डाटा दिया होगा, जो आपने इनपुट डाटा दिया होगा। अब हम शेप वैल्यूज किसके लिए फाइंड आउट कर रहे थे, टेस्ट डेटा के लिए, और टेस्ट डेटा की जो हमारे पास शेप थी वो क्या थी, वो 455/74 थी। अब 455/74 यानी 455 सैंपल्स और 74 फीचर्स। तो इसने उन तमाम सैंपल्स के लिए और हर सैंपल में उन तमाम फीचर्स के लिए इसने हमें शेप वैल्यू जो है, यानी उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करके दे दी है। यानी अगर हम यहाँ पे एस वी ज़ीरो करें,
तो SV0 का मतलब ये है कि फर्स्ट सैंपल। तो फर्स्ट सैंपल के लिए कितने हमारे पास कॉलम्स थे? 74। तो उन तमाम 74 जो फीचर्स थे या कॉलम्स थे, उन तमाम कॉलम्स की जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द प्रिडिक्शन ऑफ जो हमारा टारगेट था एड्सॉर्प्शन, वो उसने उसकी कंट्रीब्यूशन जो है हमें यहाँ पे दे दी है। बाज़ की कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, बाज़ की पॉजिटिव है, और बाज़ की ज़्यादा है, बाज़ की कम है। अब हम इसको इसको जब प्लॉट करेंगे तो तब आपको इसका मीनिंग जो है वो आपको ठीक तरीके से उसकी समझ आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ये मसला ये है कि इन 74 में से जो 48 हैं, वो जो है वो एक फीचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 16 है वो एक फीचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं हम यानी हम ये चाहेंगे कि तमाम की तमाम जो शेप वैल्यूज़ हैं फॉर एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट के लिए जो शेप वैल्यूज़ हैं वो एक ही कॉलम में हो, क्योंकि जो बाकी फीचर्स की जो शेप वैल्यूज़ हैं वो एक ही कॉलम में है, लेकिन एड्सॉर्बेंट की जो शेप वैल्यूज़ हैं वो 48 कॉलम्स में हैं, और डाई की जो शेप वैल्यूज़ हैं वो 16 कॉलम्स में है। तो हम क्या करेंगे, हम उन 16 को सम करके एक कॉलम बना देंगे, और उन 48 को सम करके एक कॉलम बना देंगे, और कह देंगे कि ये जो है ये एब्जॉर्बेंट की शेप वैल्यू है और ये डाई की शेप वैल्यू है। तो उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ कि डाई की जो शेप वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये जो ओरिजिनल थी इसकी 74 थी कॉलम्स। तो 58 से जो नेक्स्ट हैं, 58 से लेके 74 तक, जो एंड का मतलब 70, इसका मतलब एंड तक, उनको मैं सम करके उसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो है शेप वैल्यू है, ये डाई के लिए। अब ये डाई के लिए जो शेप वैल्यू है, ये एक सिंपल 1D अरे है, क्योंकि वो एक फीचर यानी एक कॉलम इसका हमारे पास बन गया। और इसी तरह से हम जो है वो जो शेप वैल्यू है फॉर एड्सॉर्बेंट, तो वो एड्सॉर्बेंट जो कॉलम था वो कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक था? 10 से लेके 58, यानी टोटल 48 कॉलम्स थे जो एड्सॉर्बेंट फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमने उनको सम करके उनको कह दिया कि ये, यानी एड्सॉर्बेंट की जो शेप वैल्यू थी उसको हमने यानी कैलकुलेट कर लिया। और अगर हम इसको वेरीफाई करें तो आप देखें कि इसकी भी जो शेप है वो 1D कॉलम, 1D अरे है बेसिकली ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको दोबारा से ओरिजिनल शेप वैल्यूज के बाकी फीचर्स की शेप वैल्यू के साथ इकट्ठा कर देंगे, ताकि हमारे पास जो शेप वैल्यूज है उनकी यानी जो शेप है वो भी 455/12 हो जाए। तो जो ओरिजिनल यहाँ पे मुझे एनपी जो है वो पहले इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट numpy एज एनपी। तो इस एनपी को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ ताकि ये हमें अवेलेबल हो जाए। और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि उस एस बी जो ओरिजिनल शेप वैल्यूज थी उसमें से शुरू से लेके 10 तक जो थे वो तो दूसरे फीचर्स की थी, वो हमने उधर से ले ली। और डाई की और रिजॉल्वेंट की शेप वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो इधर से ले ली, और इनको हमने स्टैक कॉलम स्टैक कर दिया बेसिकली, यानी कॉलम वाइज इनको स्टैक कर दिया। और अब इस वक्त जो शेप वैल्यूज हैं, आप देखें कि इसकी जो शेप है वो 455/12 है। तो ये बेसिकली जो शेप वैल्यूज हैं, ये बेसिकली यानी ये जो है एरे है 2D एरे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेप वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ द 12 इनपुट फीचर्स for all the 455 samples which are in the test data। अ, हम इस चूंकि ये 2D अरे है तो हम इसका सिंपल हीट मैप भी इसका प्लॉट कर सकते हैं आई एम शो के ज़रिए। तो आई एम शो को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इजी एम पी एल से, फ्रॉम इजी एम पी एल इम्पोर्ट आई एम शो। और उसके अलावा जो यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ मिस थी, पी एल टी। तो पी एल टी जो है वो मैटप्लॉटलिब है, उसको हम इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ताकि पीएलटी भी हमें अवेलेबल हो जाए। और फीचर्स नेम जो है ये बेसिकली जो ये था, यानी हमारा हमारा जो डाटा के जो इनपुट फीचर्स थे उनके नेम्स थे। तो ये जो डाटा सेट डॉट इनपुट फीचर्स, तो ये बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे, यानी ये भी जो है ये फीचर नेम जो है इसको हम चलें इधर कर देते हैं, फीचर नेम इज इक्वल टू दिस थिंग। और अब हम अगर इसका हीट मैप प्लॉट करें सिंपल शेप वैल्यूज़ का, तो हमें थोड़ी बहुत यहाँ से ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई थिंक के फीचर नेम्स जो है वो 74 थे, 74 नहीं होने चाहिए बेसिकली। डॉट टू लिस्ट 010 और प्लस absorbent और y। तो फीचर नेम जो है वो बेसिकली ये होने चाहिए, वो भी 12 होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो शेप वैल्यूज थी उसमें भी
12 कॉलम्स है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो अप टू लिस्ट डॉट फीचर्स। ओके, फीचर्स जो है वो ऑलरेडी लिस्ट है। तो हम इस कोड को दोबारा से इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ पे हमने इसको जब प्लॉट किया तो आप देख सकते हैं, यानी ये शेप वैल्यूज हैं फॉर द टेस्ट डेटा फॉर ऑल द इनपुट फीचर्स, यानी ये इनपुट फीचर्स हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस फीचर ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया वो प्रोबेबली ये सरफेस एरिया फीचर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ जी, ये सरफेस एरिया वाला फीचर है, ये शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, और शायद किसी हद तक ये जो पैरेललिसिस टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन टाइम। तो यानी हमें इस हीट मैप को देख के ही हमें किसी हद तक अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सा फीचर जो था वो उसकी शेप वैल्यू जो थी वो सबसे ज़्यादा थी बाकियों के निस्बत। बाकियों की आप देखें कि ज़ीरो के करीब, जो ज़ीरो का मतलब ये है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और प्लस और माइनस में जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा प्लस होगा उसका मतलब ये है कि उसने उतनी ज़्यादा प्रिडिक्शन को बढ़ाया है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसने उतने ज़्यादा प्रिडिक्शन को कम किया है। यानी इंपॉर्टेंट वो दोनों केसेस में है, चाहे उसने उसको बढ़ाया प्रिडिक्शन को, चाहे उसने कम किया है। लेकिन प्लस और माइनस जो है वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये बेसिकली हीट मैप जो है, ये अमूमन हम इस तरह की हीट मैप जो है वो शेप के लिए यूज़ नहीं करते, आपने भी नहीं देखी होगी, लेकिन ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए थी कि शेप वैल्यूज जो है हमारे पास किस तरह की होती हैं। तो इसके बाद हम जो अगली प्लॉट करेंगे उसको कहते हैं बी स्वार्म प्लॉट, और ये बहुत कॉमन प्लॉट है जो कि शेप के लिए बहुत ज़्यादा, यानी अक्सर शेप के लिए अक्सर आप यही प्लॉट वाली प्लॉट देखेंगे। तो बी स्वार्म प्लॉट को हमें इंपोर्ट करना होगा शेप से। तो वो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम शेप डॉट प्लॉट्स इंपोर्ट बी स्वार्म। ठीक है। तो ये बी स्वार्म जो है हम इसको, इस कोड को यहाँ पे रन कर लेते हैं। और उसके बाद जो शेप वैल्यूज EXP है, अच्छा, तो ये जो शेप वैल्यूज EXP है इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरह से। अ, इस तरह से ये जो एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट है ये हम इंपोर्ट करेंगे शेप से ही बेसिकली। फ्रॉम शेप इंपोर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं इस लाइन को। और उसके बाद उसको हमने शेप वैल्यूज दी जो हमने नंपाई एरे जो ऊपर कैलकुलेट किया, और डाटा एक्स टेस्ट ओरिजिनल, यानी ये डाटा जो है ना हमें उसको देना है। अब मसला ये है कि ये जो शेप वैल्यूज हैं ये इसकी शेप जो है वो है 455/12 है। तो ये जो एक्स डाटा हम इसको जो हमने इसको जो डाटा देना है ना उसकी शेप भी यही होनी चाहिए, 455/12। तो एक्स टेस्ट ओरिजिनल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब एक्स टेस्ट जो ओरिजिनल है, जो हमारे पास एक्स टेस्ट तो है ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर जो था हमारे पास, यानी ये जो एक्स टेस्ट तो हमारे पास है, लेकिन ये जो एक्स टेस्ट है ये इसमें मसला ये है कि इसमें 74 कॉलम्स हैं। हमें वो वाला एक्स टेस्ट चाहिए जिसमें 74 की बजाय 12 कॉलम्स हो। तो इस एक्स टेस्ट ओरिजिनल को प्रिपेयर करने के लिए हमें जो एक्स टेस्ट में से जो एड्जॉर्बेंट के कॉलम्स थे उनको हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करके ओरिजिनल वैल्यूज उसकी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, जो कि हम इस तरह से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एड्जॉर्बेंट, जस्ट वेट, तो बेसिकली इसमें मसला ये है कि ये एड्जॉर्बेंट का जो इनकोडर है, इसमें तो इसको तो 48 कॉलम्स ही एक्सपेक्ट करने चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि ये 16 कॉलम्स एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एड्जॉर्बेंट इनकोडर नहीं है, ये बेसिकली डाई इनकोडर है। तो ये डाई इनकोडर क्यों है? यहाँ पे हमने गेट डाटा सेट में जो है एड्जॉर्बेंट इनकोडर डाई इनकोडर, और ये एड्जॉर्बेंट इनकोडर में एक डाटा से आ रहा है। तो एड्जॉर्बेंट इनकोडर डाई इनकोडर, तो हाँ यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैंने इन दोनों को एड्जॉर्बेंट इनकोडर कह दिया। बेसिकली ये जो है ये इसको मुझे डाई इनकोडर कहना चाहिए था। ठीक है। तो अब जो है ये ठीक हो गया, लेकिन अब मुझे ये सारी की सारी फाइल जो है इंटरप्रिटेशन वाली ये दोबारा से रन करनी होगी। और फ़ायदा अब ये है कि चूंकि हम मॉडल को ट्रेन नहीं कर रहे, तो हम मॉडल को, मतलब हम जब इस फाइल को पूरी को रन करेंगे तो हमारा मॉडल जो है, हम ट्रेंड मॉडल जो हमने पहले से ट्रेन किया हम उसी को ही लोड करेंगे।
तो यानी वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं होगा। इसीलिए हमने जो है इस वक्त जो है वो कॉन्फ़िग फाइल से मॉडल को लोड करके और उसमें उससे जो है वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो यानी ये फाइल देखें आप, ये हमारे पास हीट मैप आ गया। और इस वक्त ये जो absorbent ओरिजिनल है, इसको अगर मैं करूं तो आप देखें कि ये यानी ओरिजिनल जो डी कोडेड जो absorbent कॉलम था, ये हमारे पास वो आ गया है। और अब हमें इसी तरह से ही सेम काम जो है वो डाई के लिए भी करना है। तो वो उसका कोड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो एक्स टेस्ट में 58 कॉलम से लेके नेक्स्ट जो 16 कॉलम थे, वो बेसिकली डाई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उस डाई की वैल्यूज़ को मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो हमें जो है वो ओरिजिनल जो डाई की का जो कॉलम था, जो कैटेगोरिकल शेप में था, वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, जो ओरिजिनल डाई का कॉलम था। तो अब जो है, अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके बेसिकली जो अपना एक्स टेस्ट ओरिजिनल है वो फार्मूलेट करना है। तो एक्स टेस्ट ओरिजिनल जो है वो, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ओरिजिनल एक्स टेस्ट है उसका शुरू से लेके 10 कॉलम, उसके बाद एब्जॉर्बेंट वाला कॉलम, और उसके बाद जो डाई वाला कॉलम है वो हम रख के उनको कॉलम स्टैक कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो एक्स टेस्ट है वो ओरिजिनल शेप में आ जाए। और अब हम जो है यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट जो है इसको क्रिएट करते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, तो यानी ये शेप वैल्यूज EXP आ गया, और अब हम जो है ये पी स्वाम प्लॉट जो है फाइनली हम प्लॉट कर सकते हैं। तो पी स्वाम प्लॉट जो है ये दी मोस्ट कॉमन प्लॉट है शेप के लिए। और बेसिकली आपने देख लिया कि हमें इसको शेप वैल्यूज EXP, ये चीज़ हमें इसको चाहिए। अब इस प्लॉट को इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? फिलहाल एडजॉर्बेंट और डाई जो है ये यहाँ पे मतलब ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि ये कैटेगोरिकल थे, तो इसलिए उसने उसको मतलब सिंपल ब्लैक वो या ग्रे कलर से कर दिए। यानी ये कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, सिर्फ इससे हमें ये पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये एड्जॉर्बेंट जो था वो सेवन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, और डाई जो है वो एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। नथिंग मोर, नथिंग, इससे ज़्यादा हमें इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। लेकिन जो सरफेस एरिया और बाकी फीचर्स के लिए हमें जो है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सरफेस एरिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो उससे कम है। और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पोर वॉल्यूम या दीगर भी जो कुछ फीचर्स थे, जो कि इसने उनको सम करके वो कह दिया कि भाई उनकी मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो ना होने के बराबर है। तो हम सरफेस एरिया की तरफ देखते हैं, तो बेसिकली जो कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीचर की वैल्यू। जितना ज़्यादा ये रेडिश है, उतना उस फीचर की वैल्यू ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ये ब्लूइश है, उतनी फीचर की वैल्यू कम है। और जितना ये राइट साइड पे है, उतना ये मॉडल की प्रिडिक्शन में इंक्रीज कर रहा है, और जितना ये लेफ्ट पे है, उतना ये मॉडल की प्रिडिक्शन को कम कर रहा है। ठीक है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट किया, इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए कि जब सरफेस एरिया की वैल्यू पॉजिटिव है, हाई है, तो वो मॉडल की प्रिडिक्शन को बढ़ा रहा है। बढ़ा क्यों रहा है? क्योंकि ये शेप वैल्यू एक्स इधर जीरो से इस तरफ जो है वो पॉजिटिव में है। तो यानी हायर सरफेस एरिया इंक्रीजेज द एडजॉर्प्शन, और लोअर सरफेस एरिया डिक्रीजेज द एडजॉर्प्शन। और ये जो हमने इससे कंक्लूजन निकाला है, ये एग्जैक्टली मैच करता है बैकग्राउंड जो थ्योरी है उससे। इसी तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन को हम देखें, तो हायर इनिशियल कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द एडजॉर्प्शन, लोअर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीजेज द एडजॉर्प्शन। अच्छा, पैरालिसिस टेम्परेचर जो है उसका इम्पैक्ट भी उसी तरह ही है, ठीक है, लेकिन उसमें मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है, चूंकि आप देखें यहाँ पे भी नेगेटिव नेगेटिव कुछ है। और सेम जो ट्रेंड है वो एडजॉर्प्शन टाइम के लिए भी है। और पैरालिसिस टाइम का जो ट्रेंड है वो कोई इतना खास नहीं है, और एडजॉर्बेंट लोडिंग का जो ट्रेंड है वो शायद उल्टा है। ये हर रो के अंदर हमारे पास 455 डॉट्स हैं, और ईच डॉट रिप्रेजेंट वन सैंपल। ठीक है। तो ये बेसिकली जो बी स्वार्म प्लॉट है शैप की, उस उसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस केस में अच्छी बात यह है कि ये इस प्लॉट में जो ट्रेंड है वो काफ़ी वाज़े नज़र आ रहा है। हमें पता चल रहा है कि किस फीचर की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो टारगेट को बढ़ाएगी, आउटपुट को बढ़ाएगी, या वो किसकी कम वैल्यू जो है वो उसको कम करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लॉट हम प्लॉट करेंगे उसके लिए यानी शैप की, उसको हम कहते हैं हीट मैप। हमने हीट मैप पहले भी प्लॉट किया, लेकिन जो अभी जो हीट मैप है ये उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। और हीट मैप जो है उस प्लॉट को हमें यहाँ से इंपोर्ट करना होगा, हीट मैप। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, ताकि जो हमें हीट मैप जो है वो उसको इंपोर्ट कर ले। और अब मैं
यहाँ पे जो हीट मैप है इसके वाली, इसको मैं प्लॉट करता हूँ। अब ये हीट मैप क्या बता रहा है? एक तो ये कि यहाँ पे ये जो बार चार्ट है बेसिकली ये उसकी फीचर्स की रैंकिंग को बता रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस को बता रहा है, ठीक है। ये इस वक्त इसकी जो ये जो कलर बार है थोड़ी सी मिसप्लेस्ड है, नीचे की तरफ आ गई है। और ये जो ऊपर लाइन है ब्लैक कलर की लाइन, ये आप समझ लें कि ये मॉडल का आउटपुट है, यानी प्रिडिक्शन जो है ये उसको प्रिडिक्शन को शो कर रही है, ठीक है। लेकिन इसने उसको और इंस्टेंसेस का मतलब यह है एग्जांपल्स। तो हर रो में यानी बेसिकली ये जो सरफेस एरिया था इसकी जब ये यानी वैल्यू जो थी मतलब ज़्यादा थी, तो हमें पता चल रहा है कि मॉडल की प्रिडिक्शन जो थी ज़्यादा थी। और जब इसकी प्रिडिक्शन जो थी इसकी वैल्यू जो थी कम थी, तो मतलब ये उस वक़्त इसकी जो टारगेट जो एब्ज़ॉर्प्शन थी, जो टारगेट वैल्यू थी वो किस तरह की मतलब उसका क्या पैटर्न था। तो इस तरह से आपको ओवरऑल एक पता चल रहा है कि किस फीचर की वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा होने से आउटपुट के ऊपर क्या असर पड़ा है। बेसिकली इसने हीट मैप को रीअरेंज करके और उसको साथ में उसके जो है ना वो टारगेट जो आउटपुट है मॉडल का उसने ऊपर वो प्लॉट कर दिया और मतलब दिखाया हुआ है कि किसकी यानी रेडिश का मतलब है इस फीचर की वैल्यू ज़्यादा और ब्लू का मतलब है उस फीचर की वैल्यू कम यानी कम है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो हम कोरस्पॉन्डिंग जो यानी ये जो ब्लैक लाइन है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो मॉडल के आउटपुट पे क्या होगा। अच्छा, अभी तक का हमने जो शेप की प्लॉट्स देखी ये हम उसका ग्लोबल पैटर्न देख रहे थे। यानी ग्लोबल का मतलब ये कि ओवरऑल इम्पैक्ट देख रहे थे कि कौन सा फीचर यानी सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से मॉडल का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और उसके कम होने से मॉडल का आउटपुट कम हो रहा है। ये हमें इंडिविजुअल सैंपल के लिए एक एक सैंपल के लिए जो आउटपुट जो मॉडल का बिहेवियर है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम जो प्लॉट अमूमन यूज़ करते हैं वो है वाटरफॉल प्लॉट। तो वाटरफॉल प्लॉट को जो कोड है वो मैं अभी इधर नीचे लिखता हूँ, तो ताकि हम इंडिविजुअल सैंपल के लिए जो मॉडल का आउटपुट है वो हम प्लॉट कर सकें। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है बेसिकली ये जो डॉट्स हैं ये एक डॉट जो है ये एक सैंपल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ओवरऑल हमें यानी ये एक डॉट को देख के हमें उस एक सैंपल के लिए मॉडल का जो बिहेवियर है वो समझ नहीं आ रही। हमें ओवरऑल ही समझ आ रही है कि भाई जब सरफेस एरिया ज़्यादा था तो उसका जो परफॉर्मेंस थी वो उसका जो इफेक्ट था मॉडल की प्रिडिक्शन के ऊपर वो पॉजिटिव था। और जब सरफेस एरिया जो था वो कम था तो उसका जो इफेक्ट था मॉडल के ऊपर वो नेगेटिव था। ठीक है, उसने यानी प्रिडिक्शन को कम किया। अब हम यानी ये जो 455 के करीब हमारे पास सैंपल थे, 455 सैंपल्स थे टेस्ट के। अब हम उन 455 में से किसी एक सैंपल के लिए हम मॉडल का जो बिहेवियर है वो चेक करेंगे कि क्यों मॉडल ने ऐसी प्रिडिक्शन की। बेसिकली शैप यही बताना चाहता है आपको कि मॉडल ने ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया, जो वैल्यू करंट प्रिडिक्ट की है वो क्यों प्रिडिक्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैटप्लॉटलिब और वाटरफॉल जो है ये मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो इधर से मैं फ्रॉम शेप डॉट प्लॉट्स इंपोर्ट वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। तो ये जो मैटप्लॉटलिब है इसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब जो है मैं इस कोड को जब मैं रन करूँगा, बेसिकली इसमें ज़्यादातर जो कोड है वो सिर्फ वो है यानी उसकी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो एक्चुअल कोड है वो बहुत ज़्यादा वो नहीं है यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है उसकी। हमें सिर्फ यहाँ पे जो वाटरफॉल प्लॉट है सिर्फ इससे कंसर्न है। अच्छा, ये जो हमारे पास अभी एरर आया है ये इस वजह से आया है कि हमने यहाँ पे फाइल के स्टार्ट में ये कोड नहीं लिखा, टेंसरफ्लो डॉट डिसेबल वी2 बिहेवियर। ये समहाउ आपको ये कोड जो है वो स्टार्ट में लिखना ज़रूरी है, इस फाइल के स्टार्ट में, इंटरप्रिटेशन के फाइल के स्टार्ट में। और अगर आप इसको स्टार्ट में लिखेंगे तो उस वक्त जो है ये जो एरर है ये एरर नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो उस केस में आप देखेंगे कि मतलब ये जो है मतलब ये प्लॉट जो है ये वाटरफॉल प्लॉट जो है वो रन होगी, वो एरर नहीं देगी। अच्छा, अभी ये जो तीसरी प्लॉट थी, ये जो लास्ट प्लॉट है ये वाली प्लॉट, ये वाटरफॉल प्लॉट है। लेकिन इससे पहले कि इस वाटरफॉल प्लॉट को मैं आपको समझाऊं, मैं पहले बताता हूँ कोड को कि हमने इसको कैसे ड्रा किया है।
बेसिकली ये चीज़ जो है, ये तो कलर्स हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वाटरफॉल प्लॉट जो है वो किसी एक सैंपल को एक्सप्लेन करती है। हमारे पास टेस्ट डाटा में जो हमारे पास जो शेप वैल्यूज थी, बेसिकली शेप वैल्यूज की शेप कितनी थी, 455/12, यानी 455 सैंपल्स के लिए और 12 फीचर्स के लिए। अब हम चाहते हैं कि इनमें से किसी एक सैंपल के लिए हमें मॉडल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करें। तो वो कौन सा सैंपल, हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम कौन सा ले रहे हैं, हम वो वाला सैंपल ले रहे हैं कि जिसमें जो मॉडल की जो प्रिडिक्शन है टेस्ट के ऊपर वो सबसे ज़्यादा है। यानी सैंपल नंबर 194 पे जो मॉडल की प्रिडिक्शन थी वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, इसकी जो, यानी अगर मैं मैक्स करूँ तो वो 2200 है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सैंपल नंबर 194, सैंपल नंबर 194 फ्रॉम द टेस्ट डेटा, नॉट फ्रॉम द होल डेटा। ठीक है, यानी इन 455 में से जो 194 थी, जो सैंपल है, उसका बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट जो है, क्लास जो है उसको दोबारा से इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं उसको शेप वैल्यूज जो है वो जस्ट फॉर वन सैंपल दे रहा हूँ, और मतलब ये बाकी उसको डाटा भी सिर्फ एक सैंपल के लिए दे रहा हूँ, और बेस वैल्यू भी उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ये बेस वैल्यू का क्या मतलब है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाटरफॉल प्लॉट को ये ई दिया, और उसके बाद उसको बताया कि मुझे मैक्सिमम 20 फीचर्स, यानी खैर बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये चीज़ जो है, ये बेसिकली ये सिर्फ कलर, इसका ताल्लुक सिर्फ कलर चेंज करने से है, बाकी इसका और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एनीवे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके कोड समझने के लिए है, वो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये समझने के लिए है। अब हम आते हैं प्लॉट की तरफ। तो बेसिकली ये प्लॉट हमें एक्सप्लेन कर रही है कि फॉर सैंपल नंबर 194 वाई द मॉडल प्रिडिक्टेड 2200। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि जो ट्रेनिंग डेटा में जो मॉडल की प्रिडिक्शन थी, उसका जो एवरेज वैल्यू थी वो 190 थी। ठीक है, ये हमें कैसे पता है, ये अगर हम यहाँ पे चेक भी कर लें, टेस्ट ट्रेन वाई, ट्रेन ट्रेन वाई तो खैर ट्रू वैल्यूज है वाई की। अगर हम मॉडल की जो प्रिडिक्शन है ऑन ट्रेनिंग डेटा, वो शायद हमने स्टार्ट में किया हुआ है, आई थिंक मॉडल डॉट प्रिडिक्ट हमने किया है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट हमने टेस्ट के ऊपर किया है। अगर हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जो है, इसको हम टेस्ट की ट्रेन के ऊपर भी करें, तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रेन पी और एक्स कि मॉडल की जो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जो प्रिडिक्शन थी, उसकी एवरेज क्या थी। तो ट्रेन पी डॉट मीन, आप देखेंगे ये 190.47 है। ठीक है, यानी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर मॉडल की जो प्रिडिक्शन है वो 190 है। अब शेप जो है बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि फॉर दिस सैंपल नंबर 194 मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 2200, वाई मॉडल डिड नॉट प्रिडिक्ट 190 इंस्टेड ऑफ 2200। तो यानी सुपोजिशन क्या है, सुपोजिशन ये है कि अगर आपका मॉडल बहुत ही बुरा, अगर मॉडल ने कुछ भी लर्न नहीं किया ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो वो क्या करेगा, वो जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जितना भी उसको डाटा उसको नजर आएगा ना, उसको आपने उसको दिया है ना, उसका एवरेज आपको प्रेडिक्ट करके दे देगा। यानी जो भी आपने उसको टेस्ट टाइम के ऊपर डाटा दिया, वो ट्रेनिंग टाइप के ऊपर जो उसने देखा, वो उसकी एवरेज उसने आपको प्रिडिक्ट कर दी। अब इसकी मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। यानी ऐसे ही है कि जैसे आपने एक स्टूडेंट को ट्रेन किया, मतलब मैथ के किसी मतलब एग्जाम के लिए, आपने उसको एक 100 डिफरेंट क्वेश्चंस मतलब कराए कि भाई 2+2 ये होता है, 3+3 ये होता है, 5+5 ये होता है। अब आपने उसको मतलब 100 के करीब आपने उसको इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करवाए, उसको यानी उसको बताए, समझाए। अब टेस्ट टाइम के ऊपर आप उससे पूछती हैं, लेट से आप उससे पूछते हैं कि 2000 प्लस 4000 क्या होता है। अब अगर उसने वो प्लस एडिशन का जो रूल है वो नहीं समझा, तो वो क्या करेगा, मतलब एक सुपोजिशन इसमें शैप में एटलीस्ट ये है कि आप वो क्या करेगा, वो जितने भी उसके रिजल्ट आए थे ना टेस्ट ट्रेनिंग के दौरान, उसकी जब वो तैयारी कर रहा था, जितने भी उसने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन तमाम क्वेश्चन का जो एवरेज थे ना, जो मीन वैल्यू थी, वो आपको कह देगा 2000 प्लस 4000 इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो वो उनकी जो ट्रेनिंग टाइम पे जो जितने भी उसने जो उसने प्रेडिक्ट किया, वो उसकी जो मीन वैल्यू थी वो आपको दे देगा। अब ये सुपोजिशन ये है कि अगर मॉडल ने कुछ भी लर्न नहीं किया, तो वो 190 तो प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, तो वो 190 प्रेडिक्ट करेगा। अब मॉडल ने 190 की बजाय 2200 क्यों प्रेडिक्ट किया है? अब ये प्लॉट ये बता रही है कि 190 से सोल्यूशन पीएच जो वैल्यू थी फॉर दिस सैंपल वो 7 थी, तो इस सोल्यूशन पीएच ने उसकी वैल्यू को इतना बढ़ाया।
उसके बाद एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर की वैल्यू ये थी फॉर सैंपल नंबर 194, तो उसने उसकी वैल्यू को मजीद इतना बढ़ाया। वॉल्यूम जो फीचर था उसकी वैल्यू 0.04 थी, उसने उसको मजीद इतना बढ़ाया। कोर वॉल्यूम ने इतना बढ़ाया, एड्सॉर्बेंट ने इतना बढ़ाया, एड्सॉर्बेंट लोडिंग ने इतना बढ़ाया, डाई ने इतना बढ़ाया, और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया ने उसको 749.05 बढ़ाया। अब ये फिगर जो है ये आपको, यानी ये प्लॉट, इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि फॉर सैंपल नंबर 194 सरफेस हाउ मच कंट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम सरफेस एरिया। हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सरफेस एरिया वाज 749.05। अगर हम सरफेस एरिया को ना इंक्लूड करते तो मॉडल ने जो है वो अ, इतनी उसकी जो एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू थी वो इससे इतनी कम होनी थी। ठीक है, ये शैप जो है ये आपको बेसिकली बता रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा, यानी इस लेवल पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या डिटेल्ड प्रिडिक्शन या इंटरप्रिटेशन जो है, नॉट प्रिडिक्शन, इंटरप्रिटेशन जो है वो कोई और मेथड जो है वो नहीं करता। अब ये कितना करेक्ट है या कितना नहीं करेक्ट, हमें इसकी थ्योरी जो है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और क्या ये वाकई इसी तरह ही है। हम इसको मतलब वो आपको फिर जो है, जो इस सब्जेक्ट के जो थ्योरी जो मतलब आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी जो ये जो डाटा, जहाँ जिस सब्जेक्ट से ये आपने डाटा लिया है, आप उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा है कि नहीं है। लेकिन अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी ना होने से कुछ ना कुछ होना बेहतर है, कि हमें शैप ने हमें ये बता दिया कि आप किस तरह से यानी किस फीचर ने, किस सैंपल के लिए किस फीचर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना ज्यादा उसने, कितना उसने उसको बढ़ाया, पर आउटपुट को कितना उसने कम किया। इस केस में तमाम के तमाम फीचर्स जो थे वो पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे, किसी ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन हो सकता है हम यहाँ पे लेट से जो इधर थी इंडेक्स जो था, हम लेट से 194 था करंट इंडेक्स, तो हम लेट से इंडेक्स जो है वो हम करते हैं या आर्गमीन करते हैं, आर्गमीन। ठीक है, यानी जो जब हमारे पास सबसे कम थी टेस्ट अंडरस्कोर पी डॉट मीन, तो यानी सबसे कम वैल्यू जो थी वो -8.9 थी। अगर कि ये गलत है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास यानी मतलब हमें असूली तौर पे ये डाटा जो है ये हमने ट्रेनिंग डाटा से निकालना चाहिए था। आई डोंट, हाँ ये तो प्रिडिक्शन है, बल्कि ये तो प्रिडिक्शन है। तो मॉडल ने प्रिडिक्शन जो है नेगेटिव में की, हमें बहरहाल इसका कोई और हल सोचना चाहिए कि वाई मॉडल प्रिडिक्टेड नेगेटिव। बेसिकली इट्स ऑप्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, उसके मुख्तलिफ सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमें मतलब इस केस में ये आप कह लें कि हमारा मॉडल जो है यहाँ पे वो, अगरचे कि उसकी प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे वो जो परफॉर्मेंस है वो डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, एनीवे हम इसको जब इसके लिए हम कहते हैं कि इसको बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाए इस सैंपल के लिए, तो जब इसकी वाट आप देखें, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अक्सर फीचर्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, जबकि कुछ फीचर्स ने पॉजिटिव भी परफॉर्म किया, लेकिन अक्सर एक्सट्रूसन सरफेस एरिया इनिशियल, इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू को 190 से नेगेटिव की तरफ धकेला है। अब यहाँ पे ही शैप की लिमिटेशन भी आ जाती है। इस इन रियलिटी जो एड्सॉर्प्शन है वो कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एड्सॉर्प्शन की ये जो हमने जो वैल्यू प्रिडिक्ट कर थे ये नेगेटिव हो नहीं सकती। मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है, शैप ने उस नेगेटिव को ही एक्सप्लेन किया है। तो भाई ये सरफेस एरिया ने इतनी वैल्यू थी सरफेस एरिया की, तो इसने इसलिए शैप ये नहीं कह सकता कि भाई नेगेटिव वैल्यू डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, ये हमने खुद ही, हमें हमारा जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या थ्योरेटिकल नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये गलत है। अदरवाइज शैप हमें ये नहीं बता सकता कि भाई ये गलत है या ठीक है। शैप बेसिकली उस मॉडल के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है, ना कि उस डेटा जनरेटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। एनीवे, आप अगर इसका पेपर पढ़ें शैप का, या इसकी मजीद इस इवन इस पेपर में भी, जिस पेपर्स के हम रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इस पेपर में भी देखें तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इन प्लॉट्स की वो काफ़ी डिटेल से हुई हुई है। इसके बाद एक और प्लॉट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो ये है, वो स्कैटर प्लॉट है। और स्कैटर प्लॉट जो है उसका जो फंक्शन है वो हम मतलब यूटिल्स में उसका मतलब जो कोड है वो हम यूटिल्स प्लॉट में, यूटिल्स वाली फाइल में हम उसको रख देंगे। और जी, तो इसको मैं यूटिल्स फाइल में यहाँ पे बॉटम में जाके जो शैप का जो स्कैटर प्लॉट करने के लिए जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे इसको नीचे रख देता हूँ। ये है शैप स्कैटर, बेसिकली ये वाला फंक्शन हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है,
स्कैटर इजी एमपीएल से इंपोर्ट करा है, लाइन 2D इंपोर्ट करेगा मैटप्लॉटलिब से, और नमपाई इंपोर्ट करेगा। तो ये हम इधर टॉप पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, और उसके बाद फ्रॉम easy mpl इंपोर्ट स्कैटर, और लाइन 2D जो है वो हमें इंपोर्ट करना होगा मैटप्लॉटलिब से। मैटप्लॉटलिब से हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट लाइन्स, तो मैटप्लॉटलिब डॉट लाइन्स से इंपोर्ट लाइन 2D। तो लेकिन अब मसला ये है कि अब हमने ये फाइल जो है वो यहाँ पे रखी है, तो हमें ये फंक्शन जो है, ये फाइल हमने अपडेट कर दी है, और ये फंक्शन हमने इसमें अभी ऐड किया है। तो हमें ये जो इस फाइल के अंदर जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इस शैप स्कैटर फंक्शन को इंटरप्रिटेशन के अंदर, तो हमें इसको दोबारा से पूरी फाइल को दोबारा से रन करना होगा। तो मसलन हम कह सकते हैं utils फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट शैप स्कैटर, और अब शैप स्कैटर फंक्शन को हम इस्तेमाल करके जो है वो अ, यानी स्कैटर प्लॉट जो है वो प्लॉट करेंगे। तो उसके जो कोड है अ, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स टेस्ट ओरिजिनल जो है उसको पहले डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट pandas एज pd इंपोर्ट करना होगा मुझे, और उसके अलावा यहाँ पे मैं जो है वो स्कैटर प्लॉट ड्रा कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेनेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं सरफेस एरिया के लिए स्कैटर प्लॉट जो है वो शेप स्कैटर प्लॉट कर रहा हूँ। अभी मैं इस फाइल को दोबारा से सारे को दोबारा रन करता हूँ, ताकि ये जो स्कैटर प्लॉट है वो यहाँ पे प्लॉट हो जाए। तो ये जो सरफेस एरिया की जो शेप वैल्यूज़ हैं, बेसिकली हमने उनको स्कैटर प्लॉट उनकी ड्रा की है। बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर जो शेप वैल्यू है सरफेस एरिया की वो प्लॉट की है, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो शेप वैल्यू जो सरफेस एरिया की एक्चुअल वैल्यूज़ थी डाटा में, उसको हमने प्लॉट किया है। और ये हिस्टोग्राम भी बैक में आपको नज़र आ रहा है जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल एक पैटर्न है हमारे पास के, जो जो सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है एक्स एक्सिस पे, ओवरऑल जो है वो यानी उसकी जो शेप वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे पेपर पेपर में देखेंगे कि पेपर में हमें या लेट्स से हम इसको किसी दूसरी इस सरफेस एरिया का किसी दूसरे फीचर के साथ इंटरेक्शन जो है हम वो चेक करेंगे। तो अगर आप ये पेपर में देखें तो यहाँ पे हमने सरफेस एरिया का इंटरेक्शन दिखाया हुआ है पोर वॉल्यूम के साथ। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे इसी स्कैटर प्लॉट को शैप स्कैटर फंक्शन को इस्तेमाल करके इसी को हम शो करेंगे, प्लॉट इसी प्लॉट को ड्रा करेंगे। और अगर मैं इसको कोड को रन करूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे इसने यानी सरफेस एरिया का इंटरेक्शन विद पोर वॉल्यूम इसने हमें दिखाया है। अब इस प्लॉट का क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो डॉट्स हैं सर्कल्स हैं वो सरफेस एरिया की शेप वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करें, लेकिन कलर जो है आप वो पोर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो अब यानी हम देख सकते हैं कि यानी कब कब जो है वो पोर वॉल्यूम यानी पोर वॉल्यूम का और सरफेस एरिया का आपस में जो इंटरेक्शन है इन दिस मॉडल, वो किस तरह से उसका इंटरेक्शन जो है क्या है, क्योंकि कलर जो है वो पोर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो सरफेस एरिया की शेप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस जो है वो सरफेस एरिया के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई मतलब यहाँ पे जो कलर है वो पोर वॉल्यूम के डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट पोर वॉल्यूम की शेप वैल्यूज को। ठीक है। इस तरह से आप अगर आप ओरिजिनल ये देखें जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं, वो आप किसी भी दो फीचर्स के लिए यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में ये कैटेगोरिकल फीचर्स के लिए हमने प्लॉट किया हुआ है, और लेकिन आप बाकी भी तमाम फीचर्स का दो किसी भी दो फीचर्स का आपस में इंटरेक्शन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। और बेसिकली ये इंटरेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट तब होता है जैसा कि यहाँ पे देखें सोल्यूशन पीएच और वॉल्यूम का इंटरेक्शन है। ठीक है, लेट्स से हम इस प्लॉट को यहाँ पे प्लॉट इस कोड को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको प्लॉट करते हैं, और फिर मैं आपको इसकी यानी जो इनसाइट्स हैं या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। इस केस में आप देखें यानी ये प्लॉट जो है उससे डिफरेंट है, क्योंकि हमारा मॉडल एग्जैक्टली वो नहीं है, हमारा मॉडल डिफरेंट है, तो इसलिए क्योंकि हमने रीट्रेन किया तो मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे देखें कि जब सोल्यूशन पीएच की वैल्यू जो थी यहाँ पे जब 5 थी, तो तभी उसने यानी इन नीचे वाले सैंपल्स के लिए
जो थी उसकी मतलब वो यानी मॉडल के ऊपर कंट्रीब्यूशन जो थी वो नेगेटिव थी, और ऊपर वाले उनके लिए ज़्यादा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में उसकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मॉडल प्रेडिक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि सॉल्यूशन पीएच सेम ही है इन तमाम सैंपल्स के लिए, सॉल्यूशन पीएच जो है वो सेम है, लेकिन व्हाई द इफेक्ट ऑन मॉडल परफॉर्मेंस इज डिफरेंट। वो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो बेसिकली उसको एक्सप्लेन कर रही है कि इन नीचे वाले सैंपल्स में, इन सैंपल्स में वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, और इन सैंपल्स में जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो डिफरेंट है, और इस वॉल्यूम की वैल्यू की डिफरेंट होने की वजह से जो इम्पैक्ट है मॉडल की आउटपुट के ऊपर वो डिफरेंट है। तो इस तरह से शेप जो इंटरेक्शन प्लॉट्स हैं, बेसिकली ये स्कैटर प्लॉट्स या इंटरेक्शन प्लॉट्स, ये आपको दो फीचर्स का जो इंटरेक्शन है वो आपको बताते हैं। फिलहाल हमने इसमें सिर्फ डीप एक्सप्लेनर पढ़ा है, अलबत्ता कर्नल एक्सप्लेनर या ग्रेडियंट एक्सप्लेनर की जो प्लॉट्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं। उनको सिर्फ जो उनका जो कोड है वो यहाँ पे हमने जब शुरू में डीप एक्सप्लेनर क्लास को इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे स्टार्ट में अगर हम जाएं तो डीप एक्सप्लेनर, ये डीप एक्सप्लेनर को हमने अ, इस क्लास में अभी अभी तक हमने यहाँ पे डीप एक्सप्लेनर को यूज़ किया है। अगर हम डीप एक्सप्लेनर की जगह कर्नल एक्सप्लेनर लिखते हैं या ग्रेडियंट एक्सप्लेनर लिख दें, तो उस केस में वो वाला मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लॉट्स जो हैं वो एग्जैक्टली यही होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही से मतलब ये नहीं कि उनकी एक्चुअल प्लॉट भी यही आएगी, प्लॉट डिफरेंट आएगी, लेकिन मतलब ये है कि उनमें भी इसी तरह स्कैटर प्लॉट होती है, इसी तरह से बी स्वार्म प्लॉट होती है या वाटरफॉल प्लॉट होती है। तो उम्मीद है आपको यानी आपको समझ आई होगी कि हम एएनएन मॉडल को शैप के ज़रिए किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं।